नमस्कार। ज्योतिष संस्था सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज इस वीडियो में आपके सामने ज्योतिष में सबसे क्रूर ग्रह कौन सा होता है इस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए सबसे पहले हम सभी ग्रहों की प्रकृति जान लेते हैं और उसके बाद निर्णय करते हैं कि इनमें से सबसे क्रूर ग्रह कौन हो सकता है। ज्योतिष में अक्सर देखा जाता है किसी ज्योतिषी के पास जाने पर, ये सभी के लिए लागू नहीं है लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब भी जातक किसी गंभीर स्थिति पर बात करता है तो ज्योतिषी मंगल, राहु और शनि जैसे ग्रहों के बारे में डरा करके उनको काफ़ी कुछ हद तक भयभीत कर देते हैं और उसका फ़ायदा वो उनसे धन खर्च करवा करके लेते हैं। तो हम देखते हैं आज इस वीडियो में कि कौन ग्रह किस तरीके से क्रूर होता है या नहीं भी होता है, और सबसे क्रूर ग्रह यदि कोई है तो वो कौन सा है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई है। ये 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें से राहु और केतु अदृश्य ग्रह हैं और बाकी के 7 ग्रह भौतिक रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहले सूर्य पर देखें। सूर्य को ज्योतिष के अंदर आत्मा कारक ग्रह माना गया है और कभी भी जो भी आत्मा कारक ग्रह होगा वह क्रूर तो नहीं हो सकता, मतलब हर तरीके से क्रूर नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में मार्केश के दोष से भी मुक्त किया गया है। क्योंकि आत्मा कारक जो भी कोई है वो आत्मा का हनन नहीं कर सकता। यह जरूर है कि जब भी सूर्य किसी गलत स्थान के अंदर बैठे हुए होंगे, गलत का मतलब यह है कि सूर्य गर्म है, जब भी जल तत्व राशियों में बैठे हों या नीच राशि में बैठे हों तो नुकसान करेंगे। नीच राशि में तो कोई भी ग्रह बैठे हुए हों तो नुकसान ही करते हैं, और अपने स्वभाव से विपरीत राशि के अंदर बैठे हुए हों तो भी वे अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन सूर्य जब, खास तौर से ये 3 जो भाव हैं इनके अंदर अपनी राशि में बैठे हो या उच्च राशि में बैठे हों तो जातक को बहुत ऊंचाइयां देते हैं। सूर्य को किन स्थानों के अंदर खराब माना गया है? लग्न के अंदर यदि बैठे हों तो गुस्सा तेज हो जाता है, बहुत स्पष्टवादी हो जाता है, और 7वें भाव जीवन साथी के भाव पर सीधी दृष्टि होने से आपस में बहुत गंभीर मतभेद देखने में आते हैं, क्योंकि सूर्य के कारण से, उनके तेज के कारण से 7वें घर पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इनको मार्केश का दोष नहीं है, इसलिए ये कभी भी जातक के मृत्यु का कारण नहीं बनते हैं। चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह माने जाते हैं और जल तत्व प्रधान माने जाते हैं। यदि इनके कारण देखा जाए तो ज्वार भाटा की जो स्थिति है समुद्रों में, ये चंद्रमा के कारण ही होती है। लेकिन इतने सौम्य ग्रह होने के बावजूद इनको मन का स्वामी भी माना जाता है। जो जातक है उसके मन की स्थिति कैसे होगी वो चंद्रमा के स्थिति के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन जब भी चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो जातक आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाता है। तो क्या ये सबसे क्रूर ग्रह हैं? स्वभाव से तो बहुत सौम्य हैं, और जब भी अपने सम राशि में बैठते हों या उन राशियों में जो जल तत्व प्रधान है उन राशियों में बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसको भी माना जाए तो क्रूर ग्रह तो ये भी नहीं है। विषम परिस्थितियों में आत्महत्या तक को जरूर जातक मजबूर हो जाता है, लेकिन हर परिस्थिति के अंदर ऐसा नहीं होता है। कौन सा ग्रह क्रूरता करता है यह जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सभी ग्रहों की प्रकृति के बाद में जो क्रूर ग्रह है उसके बारे में बताया जाएगा। छोटे से ग्रह हैं बुध। बुध को भी सौम्य ग्रह माना जाता है, लेकिन जब भी क्रूरता पर आते हैं तो ये भी कोई कमी तो नहीं छोड़ते। बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, और जब भी स्थितियां इसमें देखेंगे व्यवसायिक और सामाजिक बुद्धि के लिए, तो अपनी अच्छी परिस्थितियों में बैठे हों, वो राशियां जो इनकी सहयोगी होती हैं उनमें बैठे हों तो बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं। लेकिन क्रूरता हर जगह तो यहाँ भी नहीं होती है। फिर
गुरु बृहस्पति। बृहस्पति को वैसे शुभ ग्रहों में गणना की जाती है, लेकिन यदि बृहस्पति विषम परिस्थितियों में बैठे हों तो अभी तक जितने भी ग्रह हमने देखे, सूर्य, चंद्र और बुध, इन सब में सबसे खराब परिणाम देने वाले गुरु ही हैं मेरे हिसाब से। मैं सबकी बात नहीं करता, मैंने जो अनुभव किया है मेरे पिछले ज्योतिष काल में, वो यह देखा है कि जब भी गुरु विषम परिस्थितियों में आएंगे तो इन 3 ग्रहों से ज़्यादा विषम परिणाम गुरु देते हैं। लेकिन गुरु को भी क्रूर ग्रह नहीं माना जा सकता। कारण क्या है कि ये जब परिणाम देने पर आते हैं बहुत अच्छा देते हैं। अब जो जनरल ज्योतिष के अंदर मैंने बताया था कि मंगल, राहु और शनि, क्या ये क्रूर ग्रह हैं? तो मंगल तो साहस का प्रतीक है। यह तो पक्का है कि जब भी मनुष्य के अंदर जब इनके अच्छे प्रभाव आएंगे तो वो साहसिक होगा। तो साहसिक होने से कोई क्रूर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। साहसिक होने से वो न्यायप्रिय भी तो हो सकता है। मंगल जिस भी घर में बैठेंगे उस घर में वृद्धि करते हैं। यह भाव जमीन, जायदाद, वाहन का है, इसके कारक भी माने जाते हैं। तो जब इतनी अच्छी चीजों के अंदर ये कारक माने जाते हैं तो इनको क्रूर मान लिया जाए? ऐसा सभी जगह लागू नहीं होता कि मंगल हर जगह क्रूरता ही देंगे। यह तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि इस पूरी ज्योतिष के अंदर यदि कोई भी ग्रह विषम परिस्थितियों में बैठेंगे तो वे अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो हर जगह ही क्रूर हो जाते हैं। राहु और शनि दोनों के दोनों न्याय से संबंधित ग्रह माने जाते हैं और न्याय देवता ही माने जाते हैं। तो जब भी जहां भी न्याय होगा वहां यह तो पक्का है कि क्रूरता होगी ही होगी। लेकिन केवल इसी कारण से इनको क्रूर ग्रह मान लिया जाए कि हर जगह बैठेंगे तो वहां ये क्रूर ही फल प्रदान करेंगे। शनि के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये जातक को धूल से उठा करके सिंहासन तक पहुंचा सकते हैं। तो जो कर्म के जो रिजल्ट देने वाले हैं, कर्म के अनुसार जातक को ऊंचे पहुंचाने वाले हैं, उनको क्रूर मानना तो अच्छा नहीं है। यह जरूर है कि जो भी जातक अपने पिछले जन्मों के अंदर या पिछले जीवन में क्रूरता कर चुका है उसके फल क्रूर ही मिलेंगे, शनि के कारण या राहु के कारण। राहु के बारे में ये माना जाता है कि जब भी राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देने में आते हैं तो इनके मुकाबले कोई भी दूसरा ग्रह ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता हो। इसका कारण क्या है कि जो पुण्य कर्म है उनका भी तो शनि और राहु दोनों के दोनों ही रिजल्ट देंगे। तो पुण्य कर्म के जब रिजल्ट देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, पाप कर्म का जब रिजल्ट देंगे तो बहुत ही खराब रिजल्ट देंगे। तो जहां भी न्याय की बात आती है वहां ये दोनों ग्रह अपने न्यायप्रिय होने के कारण से क्रूर हैं, स्वभाव से कोई क्रूर नहीं है। अब बचते हैं शुक्र। शुक्र को तो भोग और ऐश्वर्य का स्वामी माना जाता है, लेकिन जब भी ये खराब परिस्थितियों में बैठते हैं, बात वहीं आती है, जब भी ये खराब परिस्थितियों में बैठेंगे जातक को दरिद्र कर देते हैं। लेकिन इन चीजों में यदि माना जाए तो क्रूरता है कहां? मनुष्य भी जब खुद विषम परिस्थितियों में होता है तो चोरी तक करता है, डाका डालता है, अपना खुद का जीवन बचाने के लिए दूसरे का मर्डर तक कर देता है। तो वो क्या स्वभाव से क्रूर हो जाएगा? ऐसा हर जगह नहीं है। अब ज्योतिष में सबसे क्रूर ग्रह होता कौन सा है फिर? ये जो 8वां भाव है इसको 8वां स्थान मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह आयु और मृत्यु से संबंधित है। इसको क्रूर स्थान माना जाता है। यह 6ठा भाव है, 6ठा स्थान है। यह रोग, शत्रु और कर्ज के कारण से यह भी क्रूर माना जाता है। यह 12वां स्थान है। यह 12वां स्थान व्यय का माना जाता है और इसे भी शुभ स्थानों में गणना नहीं की जाती है। अब हम देखें, यह दूसरा भाव है,
दूसरा भाव स्वभाव, बुद्धि और परिवार का होता है। लेकिन सातवां भाव जो है जीवन साथी का होता है और मृत्यु के स्थान से 12वां है। अर्थात अगर यहाँ से गणना करना शुरू करें तो ये 12वां आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आयु से 12वां अर्थात आयु का व्यय मार्केश हुआ। ये मृत्यु का स्थान भी माना जाता है, ये मार्केश माने जाते हैं। और यहां से जो 8वां घर है, जैसे ये 8वां घर मृत्यु का माना जाता है, ये 8वां जो घर है ये मार्ग स्थान माना जाता है, मार्केश का मार्ग। तो ये 3 घर जो हैं ये मृत्यु से संबंधित होते हैं। और जहां भी इन स्थानों में जो राशियां लिखी हुई हैं, ये तो मैंने घर लिखे हैं, राशियां जो लिखी हुई हैं इन घरों में, उनसे संबंधित जो भी ग्रह हैं उनकी जब भी मिलती हुई आपस में अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा में जब भी इनकी स्थितियां आएंगी तो ये मरण तुल्य स्थिति पैदा कर देते हैं। इतनी कष्टकारक स्थिति हो जाती है कि जातक यह सोचता है कि मुझे मृत्यु कब आने वाली है। इन्हीं स्थानों से जातक के मृत्यु की गणना भी की जाती है कि उनकी संभावित मृत्यु का समय कब होगा। तो ज्योतिष में कोई भी ग्रह क्रूरतम नहीं होता है, क्रूरतम बनाते हैं इन 3 ग्रहों के स्वामी कौन हैं और उनके दशाएं कब कब आती हैं और उनके रिजल्ट बाकी के दूसरे ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से या इनके चलित में मूवमेंट के हिसाब से, जो करंट में ग्रह की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से ये क्रूर कब हो जाएंगे। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में यह नहीं मानना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर एक ग्रह सभी कुंडलियों में, सभी ज्योतिष के जितने भी परिणाम हैं उनमें उसको क्रूरतम माना जाता हो। बिल्कुल गलत अवधारणा है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं हमेशा से एक ही प्रयास में रहता हूँ कि ज्योतिष के अंदर जितनी भी गलत फहमियाँ जनमानस में फैली हुई हैं या फैलाई गई हैं उनका प्रतिवाद किया जाए, ताकि ज्योतिष जो इतना अच्छा विज्ञान है, पुरातन काल में इसका बहुत ज़्यादा महत्व था, यह वापस अपने उसी स्थान को पा सके। यदि आपको कोई विचार विमर्श इस बारे में करना हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। यदि आपका भी कोई सुझाव हो तो उनका स्वागत है, मैं हमेशा आपके सुझावों का स्वागत करता हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें और इसे अपने जानने वाले सभी मित्रों को भी शेयर करें, ताकि उनके दिमाग से भी गलतफहमियां निकल करके ज्योतिष के बारे में पर्याप्त ज्ञान उनको मिल सके। धन्यवाद।